हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्लास 12th का हमारा 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे आरसी सर्किट, है ना, यानी एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेसिस्टर, है ना। तो आरसी सर्किट को हम समझने की कोशिश करेंगे। आरसी सर्किट में आर और सी को अलग अलग हमने समझ लिया है। अब हम अगर उसे सीरीज में कनेक्ट करके एक ऐसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। सबसे पहले देखें, हमने अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज, यानी इस पूरे सर्किट को आपने जिस एसी मेंस में कनेक्ट किया है वो कितना वोल्टेज देगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, आर पर, सिंगल आर पर वी आर यानी रेसिस्टेंस अक्रॉस रेसिस्टर और करंट, क्या दोनों में फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा। देखो, हमने सिंगल रेसिस्टर की बात की थी, तब वी आर यानी वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस देखा था वो जीरो था, है ना। इसी तरीके से जब कैपेसिटर की बात की थी तब हमने देखा था कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2 या 90 डिग्री, है ना। ये देखा था हमने कि जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को। अगर ऐसा है तो हम इन दोनों को एक साथ अगर मिलाकर यहां पर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम क्या बनेगा कि ये तो हो गई करंट, ये तो करंट हो गया, इसी डायरेक्शन में देखिए आप वी आर हो जाएगा, है ना। तो कंसीडर करो ओ इज रिप्रेजेंटिंग वी आर, है ना, एंड OB is representing VC. Voltage leads, sorry, current leads voltage in case of capacitor by phase angle 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बना यहां पर। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं तो ये रेक्टेंगल क्या मिलेगा मुझे, ये रेक्टेंगल का OC क्या देगा मुझे, OC gives us net voltage. We have to calculate current flowing through this circuit. V तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है, करंट कितना निकला। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये VC है तो ये भी तो VC होगा, है ना। इन ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, OAC, इन ट्राइंगल OAC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, OC स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ OC वी कैन राइट, इंस्टेड ऑफ OC वी कैन राइट V स्क्वायर इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ OA वी कैन राइट VR स्क्वायर प्लस instead of AC we can write VC square. Instead of V we can write I Z square. What is Z? Z is the impedance of RC circuit. Clear है, Z is the impedance of RC circuit. R और C को मिलाकर जो नेट पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस डेवलप होगा, पूरा नेट रेसिस्टेंस डेवलप होगा एसी सर्किट में, उसे हम क्या कहते हैं, Z इंपीडेंस, है ना। जैसे सिंगल में हमने कैपेसिटर का क्या देखा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का देखा था हमने क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेसिस्टर का तो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन में उसे क्या बोलते हैं, Z इंपीडेंस। फिलहाल ये Z कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट। क्लियर। आगे देखिए, IZ स्क्वायर इज इक्वल टू, VR को देखेंगे IR स्क्वायर प्लस VC की जगह लिखेंगे IXC स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट। क्लियर। इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं।
देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दैट इज इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का इंपीडेंस ये तो एक तरीका है। अगर मैं एक्स सी की वैल्यू, है ना, कितनी होती है एक्स सी की वैल्यू? एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो z अगेन वी गेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया हमारे पास में z की दो वैल्यू आ गई। ठीक, z आ जाने के बाद हमने देखा कि जो v है और जो I है, देखो ग्राफ अभी हमने डायग्राम बनाया था, कैसे बनाया था? ये बनाया था हमने करंट I और इसी डायरेक्शन में लिखा था VR। फेज डिफरेंस यहां पर v π/2 था VC के लिए, और इसी से निकला था रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट V था। अब ये रिजल्टेंट V, देखिए ध्यान दीजिए, करंट इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट ऑफ V नीचे की तरफ है, इसका मतलब इतने एंगल से नीचे जा रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। ये फेज एंगल फाई कितना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? ध्यान दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए। अब देखिए ये VR VC है, ये O था, ये B, ये A, ये C। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, VC डिवाइडेड बाई VR इज इक्वल टू 10 फाई। फाई के सामने ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 फाई इज इक्वल टू कितना आएगा? VC अपॉन VR। 10 फाई को हम और क्या लिख सकते हैं? VC इज इक्वल टू I XC डिवाइडेड बाई IR। I कैंसल, 10 फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग फाई, दिस इज द रिलेशन, है ना। 10 फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। यहां से हम फाई निकाल सकते हैं। व्हाट इज फाई? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ आरसी सर्किट। क्लियर? तो देखिए हमने देखा कि जो वोल्टेज होता है वो लैग्स बिहाइंड होता है, करंट आगे बढ़ जाता है। कितने एंगल से आगे बढ़ जाता है? 5 एंगल से आगे बढ़ जाता है। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल 5, और 5 कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने भी देख लिया। जब हमें ये पता चल चुका कि करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब ये 5 इस ओमेगा टी में ऐड होना है करंट को लाने के लिए, या सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, जब आगे है तो बढ़ेगा, इसका मतलब ये V से I कैसे बनेगा? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट एट एन इंस्टेंट t। क्लियर? तो ये हमारा करंट आ गया, इंपीडेंस आ गया, वोल्टेज आ गया। अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा कि ये जो वोल्टेज है ये ओमेगा टी एंगल रखेगा, लेकिन करंट कितना एंगल रखेगा? ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी प्लस 5 ऊपर आएगा, यानी ये नेट एंगल कितना बन जाएगा करंट के लिए? I इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5। ओके, ये हमारे पास में सर्किट की जितनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उतनी कंप्लीट हो गई। आइए चलते इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज सर्किट कंटेन्स अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohm, a capacitor and an ammeter of negligible resistance. It is connected to a source of 200 volt 50 hertz. If the reading of ammeter is 2.5 ampere, calculate the reactance of the circuit of the capacitor. ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें एक रेसिस्टर लगा है 20 ओम का वाला, एक एमीटर लगा है, 200 वोल्ट V दे रखा है, Vrms इज इक्वल टू 200 वोल्ट, और 50 हर्ट्ज है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। क्लियर? नेक्स्ट है, if the reading of ammeter is 2.5 ampere, current is given Irms is equal to 2.5 ampere. That's why Z कितना आ जाएगा? impedance Z is equal to
VRMS डिवाइडेड बाई IRMS, है ना। तो VRMS की जगह लिखेंगे हम 200 डिवाइडेड बाई IRMS, दैट इज 2.5। सॉल्व करेंगे तो 80 ओम इज द Z, वैल्यू ऑफ Z आने के बाद में देखिए यहां पर एक रिलेशन हमने देखा था, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट XC, then XC is equal to XC square is equal to Z square minus R square, Z 80 square minus 20 square। सॉल्व कर लीजिए इसे, आगे आंसर यानी आंसर आएगा 10 multiply to root 15, 20 root 15 ohm. This is the value of XC. ओके, ये हमारे पास में रिएक्टेंस आया कैपेसिटर का, ठीक। इस a 10 microfarad capacitor is in series with a 50 ohm resistance and the combination is connected to 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन। देखिए कैपेसिटर है, इसको रेसिस्टर के साथ में सीरीज कनेक्शन किया और एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटेंस दे रखा है इसका 10 माइक्रोफैरड, है ना। 50 ओम का रेसिस्टेंस है और इसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई यानी VRMS इज गिवन एंड 50 हर्ट्ज, मतलब F is given 50 hertz। क्लियर। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। XC is equal to 1 upon omega C, है ना। दैट इज XC is equal to 1 upon 2 pi FC। यहां से सॉल्व कीजिए तो XC की वैल्यू आएगी, क्लियर। XC कितना आएगा 1 upon 2 pi F। 50 की जगह लिखेंगे तो 100 pi मल्टीप्लाई C आएगा 10 माइक्रोफैरड, मतलब 10 पावर माइनस 4। देखिए 1 माइक्रोफैरड मतलब 10 पावर माइनस 6 फैरड, 10 माइक्रोफैरड मतलब 10 पावर माइनस 5 फैरड, सॉरी यहां पर 10 पावर माइनस 5 फैरड आएगा, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा 1000 डिवाइडेड बाई पाई। इसे सॉल्व करेंगे तो 318.5 ओम, ये आंसर आ गया हमारे पास। इंपीडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। R इज गिवन, व्हाट इज R? R इज 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 प्लस XC 318.5 का स्क्वायर कर दीजिए। Z इज इक्वल टू 322.4 ओम, ये हमारे पास में इंपीडेंस आ गया, ठीक। क्वेश्चन में आगे दे रखा है द करेंट इन द सर्किट। अब हमें निकालना है करंट। I इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई IRMS, सॉरी Z। सॉल्व कर लीजिए 220 डिवाइडेड बाई 322.5, 0. अप्रोक्स 6 एम्पियर आंसर आएगा। When an alternating voltage of 220 volt applied across a device P, current of 0.25 ampere flows through the circuit and it leads the applied voltage by pi by 2 angle। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, सर्किट में एक P दे रखा है, ये कनेक्टेड है और AC सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। जब ऐसा कनेक्शन दिया गया तब ये लिखा है कि यहां पर ये P के कनेक्ट होने की वजह से जो करंट है वो लीड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से। किसको लीड कर रहा है? वोल्टेज को।
इसका मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो करंट होता है वो लीड होता है किसमें, जिसमें कैपेसिटिव सर्किट हो, है ना। ये प्योर कैपेसिटिव है, इसका मतलब ये π/2 एंगल से लीड करेगा करंट। इसका मतलब P क्या होना चाहिए, कैपेसिटर। P क्या हो गया यहां पर, कैपेसिटर। पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, नेम द डिवाइस P एंड Q। तो P तो पता चल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या लिखा है इसमें, आगे लिखा है व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस Q, द सेम करंट फ्लोज थ्रू द सेम करंट अगेन फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड इज इन फेज विथ द अप्लाइड वोल्टेज। यानी अप्लाइड वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। कब, जब हम इस सर्किट में एक किसे कनेक्ट करते हैं, इंस्टीड ऑफ P Q कनेक्ट करते हैं। तो Q क्या होना चाहिए, Q शुड बी अ रेसिस्टर। देखा था ना हमने कि रेसिस्टर जब कनेक्ट करते हैं हम सर्किट में, तो रेसिस्टेंस के कनेक्ट होने की वजह से वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं ना। तो इसका मतलब यहां पर दूसरा, जो पहले क्वेश्चन के दो पार्ट है, नेम द डिवाइस P एंड Q, तो P वाला डिवाइस क्या है, कैपेसिटर। सेकंड डिवाइस क्या है, रेसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट when same voltage is applied across series combination of P and Q। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि इस सर्किट का यानी इसका इंपीडेंस निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, फिर Q के लिए R निकालना है। तो सबसे पहले हम P के लिए सॉल्व करते हैं। P के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, Vrms इज गिवन 220 वोल्ट, है ना। IRMS is given, IRMS is 0.25 एम्पियर। नाउ कैपेसिटिव रिएक्टर, तो XC is equal to कितना आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 0.25। सॉल्व कर लीजिए इसे, 88 ओम। ये XC की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये XC की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखिए यहां पर करंट के लिए मतलब जो Q की वैल्यू होगी वो भी कितनी है, R इज इक्वल टू 88 ओम। क्यों है, लिखा है ना, सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इन दोनों को हमने कैसा कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर बी में, अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर बी में यही लिखा है, सॉरी यहां पर 880 ओम आएगा, XC भी 880 और R भी 880। नेक्स्ट दे रखा है इसमें पार्ट कि अगर P और Q दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दे, है ना, तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा सर्किट बनेगा, RC। और उसके लिए हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले Z निकालिए। तो Z कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज ये आंसर आएगा 880√2 ओम। इतना आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, Vrms में 880/√2 को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। कनेक्शन में I कितना आएगा, IRMS इज इक्वल टू Vrms डिवाइडेड बाय Z। Vrms कितना है, 220 डिवाइडेड बाय 880√2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसल, 1/4 आ जाएगा, √2, 1/4√2 एम्पियर। इसे सॉल्व करके आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। यहां पर आएगा 0.707 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर लीजिए, ये IRMS की वैल्यू 0.17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस C इज कैपिटल X, ठीक है। If both the frequency and capacitance be doubled, then the new reactance will be। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, X is equal to 1/ωc, that is X is equal to 1/2πfc। अब ये कहा गया है कि F को भी डबल कर दिया जाए, यानी F dash becomes 2F and C dash becomes 2C, sorry। Then X dash becomes 1/2 multiply 2, that is 2πfc।
ये तो एज इट इज, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an AC circuit, an AC source of angular frequency omega is feed across, omega is the angular frequency है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आगे दे रखा है क्वेश्चन में रेसिस्टर कैपिटल आर, रेसिस्टर कैपिटल आर, रेसिस्टेंस दे रखा है। आगे देखिए क्या लिखा है एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस दे रखा है सी। द करेंट रजिस्टर्ड इज कैपिटल आई, करेंट कितना आता है, आई करेंट आता है। और क्या लिखा है इसमें, इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज चेंज टू ओमेगा बाई 3, ओमेगा बाई 3 वाले पार्ट पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आई कितना आएगा, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई जेड, है ना, v डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। ओमेगा सी होता है एक्स सी की वैल्यू 1 ओमेगा सी, ये लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में लिखा है कि अब फ्रीक्वेंसी को कर दिया है ओमेगा बाई 3 बट मेंटेनिंग द सेम वोल्टेज, यानी वोल्टेज सेम है, तो करंट कितना बता रहे, करंट बताया जा रहा है कि I बाई 2 हो जाएगा, है ना, V एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 देखिए ओमेगा को कितना कर दिया है, ओमेगा बाई 3, ओमेगा बाई 3 मतलब ओमेगा डे, यहां पर ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 3 आएगा, मतलब 9 ऊपर जाएगा तो 9 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 आ गई। इन दोनों ही इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इतना कॉपी कर सकते हो। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन है, इन दोनों ही इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो यहां आएगा 1/2, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सिंपल ऐसा कर लेते हैं। तो 1/2 ये वाला पार्ट अपॉन में जाएगा क्योंकि ये पहले और ये ऊपर, है ना, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस 9xc स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस 9xc स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4xc स्क्वायर, ठीक। अब xc को अलग ले लीजिए, एक तरफ ले लीजिए और r को उधर ले जाइए, तो 9xc स्क्वायर माइनस 4xc स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट इज 5xc स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब xc अपॉन r निकालेंगे हम तो 3/5 का स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेसिस्टेंस, ये रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस रूट 3/5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टेंस कॉइल आर कनेक्टेड इन सेपरेट एसी सर्किट्स, है ना, विद बल्ब फ्लोइंग, ये सब दे रखा है। द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली व्हेन, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट दे रखा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टेंस कॉइल इज इंक्रीज। डी ऑप्शन है एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडक्टेंस कॉइल। देखिए समझिए, सबसे पहले देखिए ब्राइटनेस का चेंज होना किस बात पर डिपेंड करेगा, है ना। सर्किट में अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, सर्किट में करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन Z, यही रहेगा। Z की वैल्यू यहां पर 2 दे रखी है। पहला जो सर्किट है उस पहले सर्किट में आरसी सर्किट बनेगा, है ना, एक सर्किट आरसी सर्किट है। इस आरसी सर्किट के लिए Z कैसा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर।
और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई FC, ठीक है ना। अब सी पर डिपेंडेंसी है ना। सेकेंड सर्किट में क्या दे रखा है, LR सर्किट, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा आई बटन पर क्लिक करके वो पढ़ सकता है। तो Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा XL स्क्वायर, यानी आंसर आएगा Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। यहां पर डिपेंडेंसी है L पर। अब सेपरेटली ये देख लो कि इन चार ऑप्शन में XC कम हो रहा है या Z किस में कम हो रहा है। जहां भी आपको XC या Z है ना, यहां पर XL लिख लेते हैं, ओमेगा L, या तो ये कम होना चाहिए या ये कम होना चाहिए, इन चार ऑप्शन में से कहीं भी। देखिए C की अगर बात करें तो C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A B। ये हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तब हमने देख लिया था, ठीक है ना। अब देखिए क्या दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में, ये दे रखा है अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैप बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C बिकम्स K डॉट C नॉट, अगर इसे C नॉट माने तो, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो XC की वैल्यू कम होगी। जब XC की वैल्यू कम होगी तो Z की वैल्यू कम होगी। जब Z की वैल्यू कम हो जाएगी तो I बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो स्टार्ट तो यहीं से किया था हमने, I बढ़ेगा, इसका मतलब ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है ना। अब समझे, पहला ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है, चलिए लिस्ट बनाते हैं। पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। बी पर आते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज। अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे C नॉट की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी तो XC इंक्रीज होगा। XC इंक्रीज होगा मतलब Z इंक्रीज होगा। करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी मतलब ब्राइटनेस कम होगी, मतलब बी ऑप्शन इज रॉन्ग। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टेंस कॉइल इज इंक्रीज। अब देखिए इंडक्टेंस के नंबर ऑफ टर्न्स पर क्या L डिपेंड करता है, यस। इंडक्टेंस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो L की वैल्यू बढ़ेगी। जब L की वैल्यू बढ़ेगी तो Z की वैल्यू बढ़ेगी। Z की वैल्यू बढ़ेगी मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा मतलब जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी गलत है। एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडक्टेंस कॉइल। अब देखिए कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है ना, ये कॉइल है। इस कॉइल में अगर आयरन रॉड रखी हुई है, इसका मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया हमने। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो L डिपेंड करता है क्या, म्यू पर, यस। L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। जब म्यू बढ़ेगा तो L की वैल्यू बढ़ेगी। L की वैल्यू बढ़ेगी मतलब Z की वैल्यू बढ़ेगी। Z की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब करंट डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।